हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 2 का एक टॉपिक ले रहे हैं विच इज़ ऑन दी सेबी एंड ईडा। नाउ ये पॉलिटी के अंडर आ रहा है क्योंकि इन दोनों सेबी एंड ईडा दो इनका वर्क इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, बट बिकॉज दीज आर इंस्टीट्यूशंस तो ये पॉलिटी के अंडर आएंगे। नाउ दीज इंस्टीट्यूशंस सेबी एंड ईडा, 2013 में एक क्वेश्चन आया था सेबी और ईडा की टसल के बीच में। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो गया है, आपको लगेगा कि वाई वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन नाउ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस कॉन्टेक्स्ट इन रेफरेंस टू दी अदर बॉडीज, जहाँ पे आपको मतलब एक ही काम के लिए अगर दो बॉडीज़ हैं और उनके बीच में टसल चल रही है कि ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, तो ऐसे में कैसे रिजॉल्व करना होता है, क्या केस है, ये सब आपको पता चलेगा। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक से समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। द प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में, कोई एक प्रोडक्ट है ए, इसको दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि सेबी और इंश्योरेंस कंपनीज जैसे कि ईडा, इनके बीच में अगर बांट दिया जाता है तो दिस रिजल्टिंग इन ओवरलैपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये ओवरलैपिंग हो गई कि इस पे सेबी भी ध्यान रख रहा है, ईडा भी ध्यान रख रहा है, दोनों ध्यान रख रहे हैं, तो इट स्ट्रेंथन्स द केस फॉर द मर्जर ऑफ टू रेगुलेटरी एजेंसीज सेबी एंड ईडा। तो ऐसे के अंदर ये जो प्रोडक्ट ए है इसके अंदर इन दोनों के पावर्स मर्ज हो रहे हैं, सेबी कुछ बोलेगा, ईडा कुछ बोलेगा, तो ऐसे के अंदर ये इस केस को स्ट्रॉन्ग कर देता है कि सही टाइम आ गया है कि सेबी और ईडा को मर्ज कर देना चाहिए, दो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है इनको मर्ज करके एक बना देना चाहिए। जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से स्टेटमेंट लग रहा होगा, बट इसको अगर ब्रेक डाउन करके पढ़ोगे तो हमारे पास कीवर्ड्स क्या आ रहे हैं, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करना, प्रोजेक्ट को किसी भी एक प्रोडक्ट को, जैसे कि वो तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मान लो कि शेयर्स है, हालांकि शेयर्स को कंप्लीटली सेबी देखता है, बट फॉर एन एग्जांपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन हमने बोला कि शेयर को हमने दो बॉडीज में सेबी के अंदर और ईडा के अंदर डिवाइड कर दिया है, इन दोनों रेगुलेट करती हैं। अब दोनों रेगुलेट करेंगी तो ऐसे के अंदर इन दोनों के जो पावर ओवरलैप हो रहे हैं शेयर के अंदर, इसमें क्या होगा कि जो इन्वेस्टर है जिसने पैसे लगाए हैं उसको नहीं पता कि किसकी बात माननी है, किसकी बात छोड़नी है। और किसी भी इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है कि अपने कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, अपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। लेकिन यहाँ पे अगर सेबी और ईडा दोनों दो बात बोलेंगे तो ये कंज्यूमर बेचारा XYZ जो है ये कंफ्यूजन में रहेगा, इसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टर के या कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए, इसके साथ ही इन चीज़ों में जो ओवरलैपिंग हो रही है, टसल हो रही है, इसको कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग केस बनाता है कि ऐसे में जो दो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं सेबी और ईडा, उनका मर्जिंग कर देना चाहिए, ये केस है। तो अभी क्या केस कहाँ से आया, कहाँ से सेबी और ईडा आया, थोड़ा सा प्रीवियसली चलते हैं, थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चलते हैं। 1990-91 के अंदर इंडिया ने LPG अडॉप्ट कर लिया था। LPG क्या था हमारा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड दी ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या था, हमने अपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ओपन कर दिए थे, प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस राज से मुक्त कर दिया था एंड ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। हमने अपनी इकोनॉमी जो क्लोज इकोनॉमी थी इसको ओपन इकोनॉमी बना दिया था। नाउ ओपन इकोनॉमी बना दिया का मतलब क्या है कि अभी हमारे पास मनी का फ्लो भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे, इन्वेस्टर्स के पास, लोगों के पास पैसे होंगे तो वो भी इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि अभी अपने को जो नई इकोनॉमी बनाई है ना, इसमें नए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अभी हमने FDI ओपन कर दिया है, अभी बाहर के लोग आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे लोग बाहर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अभी हमको चाहिए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स। तो ये जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी लेके हम आए हैं, इट वॉज प्रिज्यूम्ड टू एंश्योर इफिशियंसी इन द इकोनॉमी। और किस लिए, क्या सोच के कि हम लोग ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज करेंगे सोसाइटी के अंदर, एक इक्विटी बेस्ड ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज होगा।
तो हालांकि वैसा हुआ नहीं, बट दिस वाज आवर एम ऑल्सो। तो इट वाज अनएंटिसिपेटेड शिफ्ट फ्रॉम ए गवर्नमेंट कंट्रोल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी टू मार्केट कंट्रोल्ड ओपन इकोनॉमी। 1990-91 में एलपीजी से पहले कंप्लीटली हमारी जो इकोनॉमी है वो क्लोज इकोनॉमी थी। हमारी जो फैक्ट्रीज हैं वो सारी कंट्रोल गवर्नमेंट करती थी, हमारा ट्रेड जो जितना भी होता है वो सारा गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, मार्केट हमारा गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होता था। लेकिन जब हम एलपीजी लेके आए तो हमने हमारी मार्केट की स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। अभी ये क्लोज इकोनॉमी से ओपन हो गया, गवर्नमेंट कंट्रोल से मार्केट कंट्रोल हो गया। अब मार्केट के अंदर जो इन्वेस्ट कर रहा है वो इसे कंट्रोल कर रहा था। तो इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स बनाए गए और चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर्स लाए गए थे। तो उनमें से सेबी एक था। अच्छा था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन याद है आपको, अभी हमने 2 दिन पहले ही करा था। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के अंदर मैंने आपको एक बताया था कि जब फेडरल बैंक ने एक एसईसी खोला था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, एसईसी उन्होंने बनाया था ताकि वो उनके स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करे। तो सिमिलरली ऑन द सेम लाइंस 1992 एक्ट के अंदर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड 1992 लाया गया। इसमें सेबी को स्टैब्लिश करा गया। सेबी का काम क्या था कि सिक्योरिटी मार्केट का ज्यूरिडिक्शन करेगा। क्या काम था कि इट विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटीज के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, उनके पैसे को प्रोटेक्ट करेगा, और ये शेयर मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट करेगा, रेगुलेट करेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ये इसका पूरा काम था। नाउ इसके जो पावर हैं पीरियोडिकली जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ते गए वैसे वैसे इसके पावर एनहांस होते गए। इसके साथ ही में क्या हुआ ना कि बहुत ही एलपीजी के बाद में शेयर मार्केट में बहुत उछाल आया था। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स भी अनर्थ हुए थे। तो जैसे कि अभी एक स्कैम से ही याद आया कि हर्षद मेहता का स्कैम था। इस पर एक अभी मूवी भी बना है ना स्कैम करके, मैंने वो देखा नहीं है बट आई हैव हर्ड कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, आई नीड टू वॉच दैट। इसके साथ ही केतन पारिक स्कैम था। तो ये क्या था कि लॉ के अंदर गड़बड़ थी, लूप होल था, नया नया लॉ बनाए पता नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे स्कैम्स आते गए समझ में वैसे वैसे लॉ को स्ट्रेंथन करते गए थे हम लोग। तो ये कुछ स्कैम्स आए थे। तो सेबी को क्या हुआ कि ज़्यादा पावर मिल गई टू प्रोसिक्यूट सच हैपनिंग इन दी फ्यूचर। आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सेबी को पावर मिलती गई। बात करते हैं सेक्शन 32 की। सेबी के एक्ट के अंदर सेक्शन 32 है जिसके अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि सेबी के जो पावर है वो अदर रेगुलेटर्स के साथ में को एग्जिस्ट करते हैं। सेबी का मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि इंडिपेंडेंट, दिस इज ओनली माई ज्यूरिडिक्शन, ये सिर्फ मेरी बात है, मेरी बात चलेगी, ऐसा नहीं था। ये सेक्शन 32 के अंदर ये बात स्पेसिफिकली लिख दी गई थी कि बाकी रेगुलेटर के साथ में सेबी का पावर एग्जिस्ट करेगा, और ये बाकी रेगुलेटर ने मार्केट में अगर कुछ बोला है तो सेबी उसको ओवरराइड नहीं करेगा। यही पॉइंट है जो कंटेशियस था सबसे ज़्यादा। तो अभी क्या हुआ, बात करते हैं इडा की। इडा आया 1999 के अंदर। 1999 के अंदर मेहलोत्रा कमेटी ने 1999 में रिकमेंडेशन दी थी कि आप एक ऑटोनमस बॉडी बनाइए जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करेगा। लोग अपने इंश्योरेंस के लिए इन्वेस्ट करते थे, तो उसमें बताया कि आप एक इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बॉडी बनाओ। तो इडा बनाया गया, विच इज इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका काम क्या था, ये इंश्योरेंस सेक्टर में जो इन्वेस्ट करते थे उनको प्रोटेक्ट करेगा और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को डेवलप करेगा। तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो सारी की सारी इडा रेगुलेट करता है। इसके अंदर था सेक्शन 28, इसमें था सेक्शन 32 और इडा में था सेक्शन 28। सेक्शन 28 में भी यही बात बोली गई थी कि इसके जो पावर है रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके भी बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ में पावर को एग्जिस्ट करेंगे। सेम बात जो सेबी में बोली गई थी वही बात सेम इडा में बोली गई थी। अभी बात आई कंटेशियस की। तो कहाँ पे टर्फ हुआ सेबी और इडा के बीच में? देखो वैसे थोड़ी बहुत रेगुलेटरी फाइट तो चल ही रही थी, ठीक है, पर 2010 के अंदर सिचुएशन बड़ी ग्रीव हो गई। क्या हुआ, सेबी ने 14 लाइफ इंश्योरेंस फर्म्स को बैन कर दिया कि आप मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करोगे, उनको कंप्लीटली बैन कर दिया। और उन्होंने बोला कि आप कोई फ्रेश यूएलपीज, यूनिट लाइसेंस, जिसको हम बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो इन्होंने इशू करी थी फ्रेश, इसको बैन कर दिया, नहीं करना है, कंप्लीट खत्म, रजिस्टर कर दो। और उन्होंने बोला कि आपने सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, हम आपको इन्वेस्ट नहीं करने देंगे। इडा ने बोला चल जान दे, कोई नहीं, सेबी ने बोला है इग्नोर करो, तुम करो, इन्वेस्ट करो। तो बात चली गई फाइनेंस मिनिस्टर के पास में। तो फाइनेंस मिनिस्टर
विच उन्होंने बोला कि कोर्ट चले जाओ भाई, और साथ ही में बोला कि अभी जो ये सिचुएशन इस पे स्टेटस को लगा दो, अभी इसको स्टे कर दो। तो उस वक्त पे दैट टाइम द ULIPs दे अकाउंटेड फॉर मोर देन 50% ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस मनी, और मनी कलेक्टेड वाज इन्वेस्टेड इन द इक्विटीज। देखो सेबी का काम क्या था, शेयर मार्केट को, मार्केट सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना, उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इडा का काम क्या था कि इंश्योरेंस इन्वेस्टर्स जो हैं इनके काम को प्रोटेक्ट करना, इनको सुरक्षित रखना। दोनों का काम एक ही था, और अभी क्या हुआ कि दोनों में ओवरलैप हो गया था। इंश्योरेंस वालों ने सिक्योरिटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया था, और यहीं पे पंगा फंसा था सेबी और इरडा का। तो पहले तो ये देखेंगे कि ULIPs क्या होते हैं। तो यहाँ पे 50% लोगों ने ऐसा लाइफ इंश्योरेंस लेके रखा था जिसके अंदर कुछ पैसा उनके लाइफ इंश्योरेंस का इक्विटीज या सिक्योरिटी मार्केट में जाता था। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सेबी और इरडा को एक ऑर्डिनेंस लेके आए, उस सेक्शन को चेंज करा, और ये चीज़ बोली कि जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है ULIPs, वो इरडा गवर्न करेगा। इरडा ने जो बोला उसमें इरडा की बात फाइनल होगी, सेबी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इस तरीके से इनकी टसल को सॉल्व करा गया था। नाउ क्वेश्चन आता है कि ULIPs क्या होता है। ULIPs होते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं ये एक मल्टीफेसेटेड प्रोडक्ट होता है। इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज, आप जैसे कि LIC में इंश्योरेंस कराओगे, तो ये इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं कि आपका जो इंश्योरेंस कवरेज है उसको कुछ पैसा तो इंश्योरेंस के लिए रख लेती है, बाकी कुछ पैसा बाकी इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ मिला के वो आपका इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट कर देती है। जैसे कि उन्होंने क्या करा कि शेयर मार्केट में उन्होंने बोला कि आप अगर हमको 1000 रुपये दोगे पर महीने, आपको एक प्रीमियम सबमिट करना पड़ेगा, उस 1000 में से 500 रुपये हम आपके इंश्योरेंस के लिए रख लेंगे, ये तो सेफ है, आप डिसाइड कर लो कितना %। उसके बाद में जो पैसा है 500 रुपये, इसको हम सिक्योरिटी मार्केट में डाल देंगे। तो सिक्योरिटी मार्केट जितना ऊपर जाएगा, आपके 500% का जितना शेयर बनेगा हम आपको दे देंगे। तो ये इनका रूल हुआ करता था, ULIPs होती थी। और ULIPs का बेस्ट एक एग्जांपल है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स में क्या करते हैं हम लोग, अगर आप में से किसी ने लेके रखा है तो आपका कुछ पैसा ये आपसे पूछते हैं कि आपको कितने % पैसा सेव करना है, कितने % पैसा सिक्योरिटीज़ में डालना है, फिर उतने % पैसा वो सिक्योरिटीज़ में डाल देते हैं। तो अगर मार्केट अप जाता है तो आपको ज़्यादा पैसा मिलता है, मार्केट डाउन चला गया तो आपका पैसा चला जाता है। तो इट्स लाइक अ रिस्की। तो म्यूचुअल फंड्स में हमेशा लिखा हुआ होता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द रिस्क ऑफ सम सिक्योरिटी मार्केट्स और समथिंग। तो ये होती है ULIPs। तो अभी मर्जर का केस क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे एक कमीशन बिठाया गया, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, FSLRC। तो इन्होंने सजेस्ट करा कि हमको ना एक सिंगल या फिर सुपर रेगुलेटर होना चाहिए जो इक्विटी, कमोडिटी, पेंशन, इंश्योरेंस सारे सेक्टर्स को रिप्लेस करके एक ही बना दो। ये आपने जो इडा, PFRDA, FMC या सेबी बना के रखा है, इन सबको हटा दो। सबको हटा के सिर्फ एक रेगुलेटरी एजेंसी बनाओ, यूनिफाइड फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी। ठीक है, किसने बोला? ये फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन ने। तो इन्होंने बोला कि ये आइडिया अगर आप करते हो तो फिर आपका जो फ्रेमवर्क है वो बहुत ब्रॉडर हो जाएगा ऑन द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। बैंक बीइंग यूनिक एंड वेरी स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एंटिटी, RBI को ये जो URFP है इससे बाहर रखा गया था। तो हमारी 5 रेगुलेटरी बॉडीज़ है ना जिनमें RBI भी आता है, तो RBI को इस चीज़ से बाहर रखा गया था कि बैंक बहुत यूनिक है, ये बहुत स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एंटिटी है, उनका जो काम है वो सेबी, IRDA, PFRDA इन सब से काफ़ी अलग है। तो हम RBI को इसमें नहीं इन्वॉल्व करेंगे, RBI कम्प्लीटली अलग है। बाकी चारों बॉडीज़ को मर्ज कर दो और यूनिफाइड फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी बना दो। तो बाकी सबको तो नहीं करा, अभी भी वे हैव इडा, PFRDA, बट FMC को सेबी के साथ मर्ज कर दिया गया था 2015 के अंदर। तो उसके बाद क्या है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज होती है ना, तो रेगुलेटरी आर्बिट्रेज हो जाता है, मतलब कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि एक ही बात में 4 लोगों का से हो जाता है। और ये ऑब्जर्व करा गया था कि कुछ मार्केट प्लेयर्स जो हैं वो इन मल्टीपल रेगुलेटर्स के बीच में कुछ ग्रे एरियाज होते हैं जिनके बारे में क्लियरली कोई रूल्स नहीं होता है, जिनके बारे में जनरली रेगुलेटर्स का ध्यान छूट जाता है, या उनको लगता है कि वो ध्यान रखेंगे या दूसरे को लगता है कि वो ध्यान रखेंगे। तो उस ग्रे एरिया का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे मार्केट प्लेयर्स जो हैं ये एडवांटेज उठाते हैं और स्कैम कर देते हैं यहाँ पे। तो FSLRC जो कमीशन बॉडी थी, इन्होंने रिकमेंड करा कि अगर आप यूनिफाइड फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाते हो
तो आपको नंबर ऑफ बेनिफिट्स होंगे। क्या बेनिफिट्स होंगे? सबसे पहले तो है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं अदर देन बैंक, क्योंकि हमने आरबीआई और बैंक्स को इसमें नहीं रखा है, तो अदर देन आरबीआई एंड बैंक जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये दे विल हेल्प इन रियलाइजिंग द रेगुलेटरी इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड स्कोप। कितना होता है सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जितना भी रेगुलेटर है इन सब चीज़ों का, वो एक ही अगर पर्सन कर रहा है तो आपको पता चलेगा कि कितना स्केल और कितना स्कोप है। दूसरा, अगर एक ही बॉडी अगर रेगुलेटरी बन रही है तो वो क्या करेगी? इफिशिएंसी प्रमोट करेगी। एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल ट्रेड होगा इन इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी, बॉन्ड, करेंसी, कमोडिटी, इंश्योरेंस, सब चीज़ों के अंदर एक ही साथ होगा, तो इफिशिएंसी काफ़ी अच्छी आ जाएगी। तीसरी चीज़ बताई थी कि अगर आप यूनिफिकेशन ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल फर्म कर देते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनीज का, तो इसमें इट वुड यील्ड द कंसिस्टेंसी इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन और माइक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के अंदर ये पूरा एक कंसिस्टेंसी लेके आ जाएगा। तो ये बताया था कि जो यूनिफाइड फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कन्फ्यूजन अबाउट द ज्यूरिडिक्शन होता है ना, कि जैसे कि सेबी और इडा के बीच में टसल हो रही थी, तो वो जो कन्फ्यूजन हो रहा था, ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा क्योंकि अभी एक ही सुपर रेगुलेटरी बॉडी होगी। तो UFRA इज़ नॉट प्रपोज्ड एज ए स्टैंड अलोन क्रिएशन, लेकिन क्या होगा कि ये पूरी एंटायरली न्यू एडाफाइसी होगी जहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन को रिसीव करा जाएगा ऑन ड्यू एम्फेसिस। सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा कि कंज्यूमर का जो प्रोटेक्शन है, जो इन्वेस्टर्स है, इनके प्रोटेक्शन को इनको प्रोटेक्ट करा जाए। एंड दे ऑल्सो प्रपोज्ड कि एक फाइनेंशियल रिड्रेसल एजेंसी भी बनाई जाएगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करा है, उनकी अगर कोई कंप्लेन है तो उसको लिया जाएगा, उसको रिजॉल्व करा जाएगा और मच नीडेड इंटरवेंशन उनको दिया जाएगा, यहाँ पे उनको रिलीफ दी जाएगी। तो ये पूरा क्वेश्चन है कि सेबी और इडा में क्या टसल था, कैसे उसको रिजॉल्व करा गया था, क्या सजेस्ट करा गया था। तो अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर इस इंस्टीट्यूशन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो दिस इज द कंटेंट यू वुड नीड। तो काफ़ी डिफरेंट सा क्वेश्चन है, आई डू नो दैट, और डू राइट द आंसर एज आई यूजुअली से, एंड यू कैन सेंड योर आंसर टू doubts.studyiq@gmail.com और यू कैन सेंड इट टू मी ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।